हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, इससे पहले के 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से चैनल पर जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर क्लास 6 की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लास 6 के ही चैप्टर मिलेंगे, जो कि मैंने छोटे छोटे पार्ट वाइज वीडियो बनाई है, जिससे कि आप छोटे छोटे करके आराम से समझ सकें। तो वहाँ पर जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं और लॉकडाउन में जो है पढ़ने का फ़ायदा, घर बैठे आराम से शांति के साथ पढ़ने का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज नया चैप्टर पढ़े हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें जो सबसे पहले आपको पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 5.1 में अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको पढ़ना है लाइन या फिर लाइन सेगमेंट, लाइन या फिर लाइन सेगमेंट। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में जो था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। लाइन और लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लाइन कैसे होती है, लाइन हम ऐसे बनाते हैं जिसके दोनों साइड हम एरो लगाते हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि इसको आगे को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, तो इसको तो कहते हैं लाइन। ठीक है, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन जब हम एक लाइन बना के लास्ट में 2 डॉट लगा के यहाँ पर ए और बी उसका नाम लिख देते हैं और इसकी कुछ मेजरमेंट हो, मान लिया 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन खींची है, तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, जितना दिया है हमको उतना ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट पढ़ना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट को कैसे, लाइन जो सेगमेंट है उसको कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, मेज़रमेंट माने नापना। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, हम स्केल से करते हैं, जिसको आप रूलर कहते हैं। ठीक है, रूलर से या स्केल से आप लाइन सेगमेंट को नापते हैं। ठीक है, एक आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। एक तो कंपास होता है, इसको कहते हैं डिवाइडर। इसको क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ भी मेज़रमेंट के लिए ही होता है। ठीक है, क्यों, अब हम इससे मेज़रमेंट, मान लें कि हमें कोई लाइन खींच के दी है तो हम तो उसको स्केल से नापेंगे ना, स्केल से मेज़र करेंगे, रूलर से हम इसके ऊपर स्केल रखेंगे। स्केल का आपको पता होगा क्लास 6 स्केल जो होता है उसमें आपने छोटा स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसमें एक साइड बड़े बड़े निशान बने होते हैं, उनको कहते हैं इंचेस, और एक साइड निशान छोटे छोटे बने होते हैं, उसको कहते हैं सेंटीमीटर। तो जो आपका छोटा वाला स्केल होता है, ठीक है, जो छोटा स्केल होता है उसमें एक साइड तो इंचेस होते हैं, 6 इंचेस होते हैं। ठीक है, इंचेस होते हैं 6, 1 से लेकर 6 तक, और जो छोटे छोटे निशान बहुत सारे बने होते हैं वो होते हैं सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये होते हैं इंच और ये होते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो होते हैं, आपका जो स्केल होता है छोटा, उसमें 1 से लेकर 15 तक सेंटीमीटर होते हैं, और उन सेंटीमीटर के बीच में भी बहुत छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं, उनको कहते हैं मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो 10 मिलीमीटर्स होते हैं। मतलब जो जहाँ पर सेंटीमीटर्स बने वहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो उसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस हैं। ठीक है, वो 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये जो है ये क्या है, मिलीमीटर्स हैं। ठीक है, तो हम जब किसी भी लाइन को मेज़र करते हैं तो हम इसके ऊपर स्केल रखते हैं, सेंटीमीटर वाली साइड से हम ज़्यादातर नापते हैं। अगर हम अपनी कॉपी में ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही लाइन खींचते हैं, तो हमने यहाँ पे स्केल रखा है, यहाँ पे 0 है, फिर स्केल यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन है। तो फिर हमारी डिवाइडर का क्या यूज़ होता है। ठीक है, डिवाइडर का क्या यूज़ होता है कि इससे कभी कभी क्योंकि स्केल की कुछ मोटाई होती है, तो हो सकता है कि स्केल से नापने में ठीक से हम नहीं नाप पाएँ, तो इसलिए डिवाइडर रखते हैं। उसके ऊपर एक पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइडर में नाप लेंगे, फिर डिवाइडर को स्केल के ऊपर रखेंगे, या पहले स्केल रखेंगे और स्केल के किनारे पर हम डिवाइडर खड़ा करेंगे, तो उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लाइन जो है कितनी लंबी है। तो ये डिवाइडर का यूज़ होता है। डिवाइडर से थोड़ा एक्यूरेसी आती है, मतलब एकदम सही लाइन को हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सीधे आपकी एक्सरसाइज में ही आती हूँ। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही है, देखिए मैं देखती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज द व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द सेगमेंट बाय मोर। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या हम ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि क्या कोई लाइन छोटी है या बड़ी। मान लिया मैंने ये लाइन खींची,
ए बी, एक और लाइन खींची सी डी। तो इसको तो आप देखकर ही बता देंगे ना कि ये छोटी है बड़ी है, लेकिन अगर इसको थोड़ा और बड़ा बनाया हो तो थोड़ा ही अंतर होता है इसमें, तो आपको पता नहीं चल रहा है देख के, ठीक है, कि ये छोटी है या बड़ी। तो इसको भी हम जब हमें देख के ऑब्जर्व करना होता है तब हम डिवाइडर रख के देख सकते हैं। डिवाइडर हमें जितना फैलाना पड़ा फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे उतना ही तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है या बराबर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। खाली देखने से अगर हमको बताना हो कि लाइन छोटी या बड़ी है तो उसमें उसका क्या डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज यही है कि उसमें देखने में हमारे गलती भी हो सकती है, ठीक है, देखने में हमारे गलती भी हो सकती है, एरर आ सकती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि खाली देखकर हमको नहीं पता लगा सकते, हम एक्यूरेट नहीं पता लगा। दूसरा है why is better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment। मैंने आपको बता दिया कि डिवाइडर यूज़ करना क्यों अच्छा होता है स्केल की जगह, क्योंकि स्केल में कुछ थिकनेस होती है, ठीक है, स्केल हैज़ सम थिकनेस जिससे कि गलती हो सकती है। तो इसलिए क्या करना होता है कि हम डिवाइडर यूज़ करेंगे तो गलती होने की संभावना कम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, ये मैंने डाउनलोड करी है एनसीईआरटी की बुक इस मोबाइल पे। इसमें ये कह रहा है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है ये। फिर क्या बोल रहा है, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी। इसके बीच में जो है कहीं पर एक पॉइंट सी ले लो बोल रहा है, ठीक है, ले लिया हमने। मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। तो ये कह रहा है कि पहले ए बी की लेंथ मेज़र करो, पूरी मेज़र करो। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हमने 6 सेंटीमीटर आई, ठीक है, ए बी की लेंथ हमने मेज़र करी। तो मान लिया हमने जितनी भी खींचना तो अपने मन से है, नाप के नहीं खींचना है, उसके बीच में पॉइंट भी अपने मन से लेना है, फिर बाद में स्केल से मेज़र करना है। तो ए बी की लेंथ हमने मेज़र करी तो मान लिया 6 सेंटीमीटर आई। उसके बाद हमने ए सी मेज़र करा इतना और फिर बी सी मेज़र करा। तो ये पूछ रहा है कि क्या जो ए सी है, ए बी है, वो ए सी प्लस सी बी के सम के बराबर आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जो दो पार्ट हैं वो इसी लाइन के दो पार्ट हैं। तो अगर ये 6 आया तो ये हो सकता है 3 और 3 आए तो इन दोनों का सम ये होगा, या हो सकता है ये 2.5 आए ये 3.5 आए तो इन दोनों का सम फिर भी 6 होगा, लेकिन सम तो 6 ही होगा ना, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्ट से मिलकर लाइन बनी। तो इसका आंसर आएगा यस, ठीक है, 3 का आंसर आएगा यस। हम मेज़र करके देख भी लेंगे और ये राइट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इक्वस टू आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वस टू आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और ए सी आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये तीनों जो है ए बी सी एक लाइन के ऊपर हैं। तो आप ये बताइए क्या बताना है इसमें। ये कह रहा है आप ये बताइए विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर्स टू। कौन सा, ये अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है, तो 3 पॉइंट में से कौन सा किसके बीच में होगा। तो इसमें सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ए सी है ना। तो यानी कि ए और सी तो लास्ट में होंगे, तो बी बीच में होगा, बी होगा ना बीच में, तभी तो ए बी 5 बनेगा और बी सी 3 बनेगा और इनको मिला के ए सी सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ी लाइन है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वही लास्ट में होंगे। जो बचेगा 3 चीज़ें हैं ना, ए बी और सी, तो जो सबसे बड़ी लाइन है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो सबसे बाद में होंगे और जो बीच वाला है वो बीच में होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। हम कैसे पता लगाएंगे, ये देख के पता लगाएंगे कि लाइन कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक लाइन बनी है और इसके ऊपर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5 है, ठीक है, 4 मैंने बता दिया आपको ए बी वाला। तो इसमें ये कुछ पूछ रहा है आपसे, ये अच्छा इसके ऊपर कुछ लिखा भी, यहाँ लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है, ठीक है,
तो आपका ये 5th क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, 5th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि क्या जो डी है, ठीक है, जो डी है ये वाला पॉइंट, ये जो है ए जी का मिड पॉइंट है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो ए से लेके जी तक, देखो सिर्फ आप ए से जी तक, इधर 3 पॉइंट हैं और इधर भी 3 पॉइंट हैं, तो ये बीच में है, तो यस हो जाएगा कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये इसी में से अगला क्वेश्चन पूछता है, ये कहता है कि अगर बी जो है ए सी का मिड पॉइंट है और सी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है, ए बी जो है वो ए और सी के बीच का है और सी जो है वो बी और डी के बीच का मिड पॉइंट है, तो आगे क्या कह रहा है देखिए, मिड पॉइंट वेयर ए बी सी डी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी, वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ। देखो, क्योंकि B इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, B जैसे ये समझ लो ए सी बना लिया हमने और इसके बीच में B है, तो क्योंकि B बीच का है इनके, तो ये टुकड़ा इसके बराबर होगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अब मैं बी डी बनाती हूँ और C इसके बीच में है, ठीक है, C इसका मिड पॉइंट है, तो ये टुकड़ा बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो क्या हुआ, ए बी बी सी के बराबर और बी सी सी डी के बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे ना, तो इससे निकल के क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो यही आपको इसमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो बड़ी हो रही है, लास्ट क्वेश्चन है, draw 5 triangles and measure their sides, check in each case if the sum of the length of any two side is always less than the third side, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी 5 ट्राइंगल बनाइए और उसके बाद उन अपनी मर्जी से पहले 5 ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, फिर उनकी साइड्स को मेज़र करिए और ये बताइए कि ये क्वेश्चन गलत लिख दिया इसने, क्वेश्चन ये लिखना चाहिए था कि जो सम ऑफ टू साइड, देखो हम कोई भी ट्राइंगल अगर ड्रॉ करेंगे ना अपनी मर्जी से, फिर इसको आप मेज़र करिए स्केल से, तो जो भी आएंगी, मान लिया कि ये 5 आए, ये 3 आए, ये 7 आए, तो हमेशा जो दो साइड्स का सम होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। जैसे इसका और इसका सम कितना हो गया, 5 + 3 8, तो ये 7 से बड़ा होगा। तो कोई भी दो साइड, जैसे इसका और इसका सम कितना हो गया, 7 और 3 10, तो वो इससे बड़ा है। इसका और इसका सम कितना हो गया, 7 और 5 12, तो वो इससे बड़ा है। तो कोई से भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है ट्राइंगल में। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो उसको आप फिर से देखिए वीडियो को और अच्छे से धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए और साथ साथ इसको अपनी नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।